19, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फेडरल में ये चैप्टर जो है वो उस नाम से है, डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, दोनों बिल्कुल सेम है। आए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आज इस पूरी वीडियो में सबसे पहले काम होगा वो होगा इस टॉपिक पे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये एक बहुत ही एक्सपेंडेड थ्योरी है, मतलब इसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग की सोच को जो है थोड़ा सा आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भी हाँ आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब आप विजुअलाइज करें, मेरे सामने एक डंडा रखा हुआ है, नहीं विजुअलाइज करें तो आपको ऐसा लगेगा भी डंडा नजर आ रहा है, आपको मेरा मुंह नजर नहीं आ रहा है ना। विजुअलाइजेशन की पावर है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेटा एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ने दी थी, आइंस्टाइन। दो थ्योरीज आई थी, एक का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी जो उसके बाद आई उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल तो हमारी समझ से बाहर है, हमारी हैसियत से बाहर है इसको समझना, क्योंकि ये स्पेस टाइम फैब्रिक पे, तो हमें जिस चीज़ को पढ़ना है वो है स्पेशल थ्योरी। यही मुश्किल हो जाएगी अभी थोड़ी सी। अब इसको समझने से पहले हम हल्के हल्के बात शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक बात दिमाग में बैठानी है कि भाई ये थ्योरी है किस चीज़ की? ये थ्योरी है रिलेटिविटी की। तो आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में कुछ बातें बताई, और वो बातें क्या थी? उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में जो भी चीज़ है उसकी एग्जैक्ट जगह मालूम करना नामुमकिन है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये पेन कहाँ है, आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ये ज़मीन के लिहाज से कहाँ है तो आप बोलेंगे सर ऊपर, छत के लिहाज से कहाँ है तो आप बोलेंगे सर नीचे। उसका मतलब ज़मीन और छत एक रेफरेंस है। आपने इनको जाना, इनको पहचाना, फिर जाके आपने इस पॉइंट की लोकेशन, पेन की लोकेशन को डिफाइन किया ना। तो उन्होंने कहा कि विदाउट एनी रेफरेंस आप किसी भी चीज़ की लोकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ग्राफ में भी हम एक रेफरेंस बनाते हैं, ओरिजिन, सही है, हम हर चीज़ की एक लोकेशन बनाते हैं। गूगल मैप भी जब आपको किसी जगह पे लोकेशन बताता है तो आप कहते हैं भाई मुझे फलां जगह पे जाना है, मुझे अनीश से जाना है, तो हैदराबाद की लोकेशन तो बता देगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। डिस्टेंस जब तक नहीं बताएगा जब तक आप उसे रेफरेंस पॉइंट ना दें, और रेफरेंस पॉइंट आप होते हैं, बोलते हैं भाई मेरे जगह के लिहाज से उस जगह का डिस्टेंस कितना है बताओ। समझ में आ रही है सारी बात है? तो जब भी आपको कुछ समझना हो बेटा, अच्छी चीज़ को समझना हो तो बुरी को समझो, बुरी चीज़ को समझना हो तो अच्छी को समझो, सही को समझना तो गलत को समझो, गलत को समझना सही को समझो, ट्रू को समझना तो फॉल्स को समझो। आ रही बात समझ में? तो इंसानी दिमाग जो है ना सिमेट्रिक है, वो दो चीज़ों के हिसाब से काम करता है। क्लियर है? अगर मैं आपके हाथ में एक वजन पकड़ा दूँ, बोलूँ भाई ये भारी है हल्का, आप नहीं बता सकते जब तक आपके दूसरे हाथ में कोई वजन हो, या आपने इससे पहले कोई दूसरा वजन ना उठाया हो। कंपैरिजन है ना। तो यही काम यहाँ पर भी होता है। अब इन्होंने कहा कि भाई एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव। चलो समझ में आती है बात। अब रिलेटिव है तो उसको नापें किससे? कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम नाप सकें उसे। तो उन्होंने उस नापने के लिए जो रिलेटिव पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बनाया वो था स्पीड ऑफ लाइट, c। c is the reference and it will always remains constant। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए c कभी भी बदल नहीं सकता, सेम रहेगा। और c की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 299792458, which is approximately equals to 3 exponential 8 meters per second। ठीक है, इस तरह से काम था। ये असल वैल्यू थी, राउंड ऑफ कर बन जाता है, घबराएगा नहीं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो कहा कि भाई हमारी जो थ्योरी है वो जब तक काम करती है जब तक आपके जो रेफरेंसेस हैं, जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जिसके पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस थ्योरी को अप्लाई करना है तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल होना चाहिए। तो उन्होंने ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता तो ऐसा फ्रेम जिसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं होती, जिसकी एक्सीलरेशन जीरो होती है और ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होता है।
अच्छा, या तो रुका हुआ होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे अर्थ है। अब हमें कैसे पता कि भाई अर्थ 365 डेज में अर्थ का चक्कर कंप्लीट करेगी, सन का चक्कर कंप्लीट करेगी, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि अर्थ कभी तेज मूव करे फिर कभी हल्के मूव करे तो फिर ये काम नहीं हो पाता, सही है। तो उन्होंने ये बात बताई। अब हमारी दुनिया में बेटा हर चीज़ रिलेटिव है। अगर आप अर्थ पे बैठ के चांद को देखें तो आपको लगेगा अर्थ रुकी हुई है, चांद मूव कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, अर्थ भी मूव कर रही है। कोई चांद पे बैठ के अर्थ को देखे तो उसको भी ये सब लगेगा, लेकिन दोनों चीज़ें मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है दूसरी चीज़ का। अर्थ सन का चक्कर लगा रही है तो मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इतनी बात के बाद आइंस्टाइन ने ये चीज़ कही कि भाई जब सब चीज़ें रिलेटिव हैं, सब चीज़ें रिलेटिव हो जाएंगी तो इससे काम क्या होगा। इससे काम ये होगा कि अगर हम हर चीज़ को रिलेटिव मान के चलें और हर चीज़ को कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट से, तो बेटा हमारी तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हैं वो बदल जाएंगी। और अगर वो बदलेंगी तो फिजिक्स में हर चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। और वो चीज़ें हैं कौन सी? वो है मास, लेंथ और टाइम। वैसे तो मास एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने कहा कि मास बदल सकता है, और इसको उन्होंने नाम दिया मास वेरिएशन का। लेंथ बदल सकती है और इन्होंने इस चीज़ को नाम दिया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। टाइम बदल सकता है और उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया टाइम डायलेशन का। क्या है, क्यों है, आए ज़रा बात करते हैं। सबसे मुश्किल ही टाइम डायलेशन होता है समझाना। मास वेरिएशन के हवाले से उन्होंने ही कहा कि भाई के हवाले से उन्होंने ही कहा कि भाई मास वेरिएशन के हवाले से उन्होंने ही कहा कि भाई अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका मास कुछ और होगा। अगर मैं उसको मूव करा दूं, मूव कराने का मतलब ऐसे नहीं कि हम मूव करते, नहीं, कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कराऊं, यानी कि इतने बड़े नंबर के आसपास मूव कराऊं, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल बराबर मूव नहीं कर सकते। हमारे पास एक हेड्रॉन कोलाइडर होता है, जो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था ना, बेयर एंड लिप्टन के हवाले से। वो इलेक्ट्रॉन कोलाइडर करता क्या है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत बड़े एरिया में 15-20 किलोमीटर 55 किलोमीटर के एरिया में एक्सीलरेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, और फिर उसको लाकर टकराते हैं। इतनी ज्यादा एरिया के बाद भी वो पार्टिकल मैक्सिमम भी 99 पॉइंट समथिंग % ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, 100% से नहीं मूव कर पा रहा। अब आप बोलेंगे सर 1% का तो फर्क है, राउंड ऑफ कर लें। बेटा छोटे पार्टिकल्स में ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क भी बहुत वेरिएशन क्रिएट करता है। तो इतना छोटा पार्टिकल अगर मूव नहीं कर पा रहा तो हम तो उसके ट्रिलियंस मिलियंस टाइम ज्यादा बड़े, तो हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकली वेरीफाइड नहीं है भाई, ये थ्योरेटिकली तो काम करती है, फॉर्मूले तो उसका आंसर देते हैं, लेकिन ये इसके पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स नहीं है। ये थ्योरम मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो पाते, मैथमेटिकली प्रूव होते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो पाते। तो मास वेरिएशन में उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका मास कुछ और होगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास कुछ और होगा, या किसी और तरीके से नापा जाएगा, किसी और तरीके से पता चलेगा। अब इसको नापने की नहीं है, इसको बताने की इन्होंने एक फॉर्मूला पेश किया। वो फॉर्मूला ये था, वो फॉर्मूला था कि रिलेटिव मास बराबर है रेस्ट मास के, जब तक वो रुका हुआ है। लेकिन अगर वो मूव करेगा तो उसके अंदर जो चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग बताने की इन्होंने एक फैक्टर दिया जिसका नाम था 1/√1 - v²/c²। ठीक है। अब अगर मैं इसको पहले हटा दूं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम इन दोनों चीज़ों को जो है बारी बारी पढ़ेंगे। ये था जी वो फॉर्मूला। अब इसमें सब चीज़ें, इनके नाम क्या है बेटा? इसमें जो m0 है, इस m0 का नाम है रेस्ट मास। ये जो m है इसका नाम है रिलेटिव मास, जो कि मूव कर रहा है विद कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। ये बॉडी की स्पीड है और ये लाइट की स्पीड है। और ये जो फैक्टर है 1 - v²/c², इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर। रिलेटिविस्टिक फैक्टर करता है क्या है जी? रिलेटिविस्टिक फैक्टर आपके मूविंग फ्रेम को, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करता है। यानी कि क्या कहना चाहिए, रिलेटिव फ्रेम को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता है। मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक पेन रुका हुआ, एक पेन मूव कर रहा है, तो आप इसके हिसाब से इसकी लोकेशन फटाफट बता सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मूव करे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो दोनों मूव करे तो ये रिलेटिव है, एक मूव करे कोई भी तो ये एब्सोल्यूट है। तो हम करते क्या है, इंसान एब्सोल्यूट समझ सकता है, रिलेटिव समझ नहीं सकता। तो ये फैक्टर जो है कंपैरिजन क्रिएट करता है बॉडी की स्पीड का लाइट की स्पीड से, और ये बॉडी के जो रेस्ट के फंक्शंस होते हैं उसको मूव करने की वजह से उसमें जो वेरिएशन आती है, उस मूविंग फंक्शन को रेस्ट से कंपेयर करता है। बताते हैं कि अगर वो रेस्ट से कंपेयर किए जाए तो रेस्ट के हवाले से मूविंग में कितना फर्क पड़ता है। समझ में आ रही सारी बातें?
तो इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी कहते हैं, और बेटा इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। और इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद आप खुद कैलकुलेटर से कर सकते हैं, हमेशा 1 से कम आती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दो तो उसका मास बदल जाता है। सिंपल सी एग्जांपल है, फैन है रुका हुआ है, 3 ब्लेड नजर आते हैं उसके, 3 पंखड़ियां नजर आती हैं। जब वो तेज चलता है 3 पंखड़ियां नजर आती, पूरी सर्कुलर डिस्क नजर आती है। आपका जवाब होगा सर सर्कुलर डिस्क नजर आती है, ऐसी है क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसको कैच नहीं कर पाते। ऐसा लगता है वो फैल गया, हालांकि फैलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। अगर आप उसको चलते हुए पंखे को भी उठाएं और रुके हुए पंखे को भी उठाएं तो आपको एक तरह की फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो होता क्या है, वो शायद फैल जाए, लेकिन हमें उसको फैलाने के लिए उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराना पड़ेगा। तो यही आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व करके बताया कि भाई अगर किसी पार्टिकल को बहुत तेज मूव कराओ तो वो एनर्जी बन जाता है, फैल जाता है, और उसका मास जो है बड़ा हुआ दिखता है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, वो क्लाउड असल में होता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव कर रहा होता है, उसका मास पूरे एटम के हर ऑर्बिट में जो आपको दिख रहा होता है जिसमें मूव करता है। तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन थी बेटा किसके हवाले से, मास वेरिएशन के हवाले से। अब जब मास बढ़ जाता है तो होता कुछ इस तरीके से, हमारे पास जो रिलेटिव मास है उसकी वैल्यू रेस्ट मास से कम आती है। दिस इज द डिस्कशन ऑफ मास वेरिएशन। अब इसी तरह से अगर मैं और आगे लेता हुआ चलूं तो बेटा अब आपके पास जो चीज आती है उसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है जी? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसकी लेंथ कम हुई हुई दिखेगी। अब ये समझना बड़ा आसान, बहुत मुश्किल काम है, आप इसको बस यूं समझ लें, एक ट्रेन है, 10 बोगीज हैं उसके अंदर। अब ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यानी कि हर 1 सेकंड में उसका 1 मीटर गुजर जाता है, और एक मीटर गुजर जाता है। 10 बोगीज हैं, लेट्स सपोज एक बोगी की लेंथ जो है वो आपके पास है 1 मीटर। तो 1 सेकंड गुजरा, 1 बोगी गई, दूसरा सेकंड गुजरा, दूसरी बोगी गई, तो यानी कि 10 बोगियां जो है उस तरह गुजर जाएंगी बारी बारी, ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं उसी की स्पीड को 100 मीटर्स पर सेकंड कर दूं तब क्या होगा? ट्रेन एकदम गुजर जाएगी। 10 तो अभी भी बोगीज थी, 10 मीटर की उसकी लेंथ भी थी, लेकिन अब वो जल्दी गुजर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा ट्रेन छोटी हो गई, थोड़ी सी फौरन गुजर गई ट्रेन, ऐसा है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब जो उसका फ्रेम था वो तेज हो गया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब उसका फ्रेम तेज जाता तो अपनी लेंथ को जल्दी कवर करता है, और जब उसका फ्रेम हल्का होता तो अपनी लेंथ को देर से कवर करता है। हालांकि लेंथ सेम है, कवरिंग में फर्क आ रहा है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है पहले रास्ता शायद छोटा था, अब रास्ता शायद बड़ा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी सोच है, कंपैरिजन है। इसी को आइंस्टाइन ने कहा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कुछ फिजिसिस्ट इसको यूं भी बताते हैं कि अगर आप बहुत तेज हवा में भागें तो आप सामने वाली हवा आपको फ्रिक्शनाइज करेगी, रोकेगी, लेकिन अगर आप उसको भागते जाएं तो फ्रिक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जो एटम्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से करीब आ जाएंगे, और जब वो करीब आ जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है सुकड़ जाएगी। हालांकि बड़ी अजीब सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वाकई में इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। अब उसमें देखें, ये ना लेस देन 1 है, तो जब इसको बढ़ाना था तो उसको डिवाइड में लिखा, तभी ये बढ़ गया। लेकिन अब हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें कम करना है, यानी कि हमें जो लेंथ है रिलेटिव से कम करना है, तो हम इसको यूं लिखेंगे, रिलेटिव लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, एक्चुअल लेंथ या रेस्ट मास लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी जो एल है बेटा इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लेंथ, और ये जो एल नॉट है इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल लेंथ या रेस्ट मास लेंथ, रेस्ट मास लेंथ। और इसमें आपके पास जो फाइनल लेंथ है वो एक्चुअल से कम आती है, ठीक है। अब जो आखिरी मुश्किल चीज बची है उसका जो नाम है जी, उसका नाम है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन बेटा समझने के लिहाज से बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, टाइम का बदल जाना। टाइम डायलेशन ये कि अगर कोई बंदा रुका हुआ अपनी घड़ी को देखे तो उसका टाइम किसी और स्पीड से चलेगा, और कोई बंदा किसी स्पेसशिप में बैठ के स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे उसका टाइम किसी और स्पीड से चलेगा। अब होगा कुछ इस तरीके से। टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला है वो तो यही है, बिल्कुल मास जैसा है, वो उसका फर्क सिर्फ यूं होता है, T इज इक्वल्स टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो है रिलेटिव टाइम। अभी जो टी नॉट है ना, उसको रेस्ट मास टाइम नहीं कहते, इसको एक्चुअल टाइम तो कह सकते हैं, रेस्ट मास भी कह सकते हैं, ये इसका असल नाम होता है ट्रू टाइम, जो आपको असल में दिखता है। तो कहने का मकसद ये कि अगर कोई बंदा रुका हुआ है तो उसका टाइम चल रहा है, और कोई भागेगा तो उसका टाइम देर से चलेगा, बढ़ जाएगा उसका टाइम, यानी कि उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे जैसे दिखेंगे, क्योंकि वो तेज मूव कर रहा होगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा होता है। वक्त किसी के लिए वक्त जल्दी गुजर जाना, किसी ने वक्त देर से गुजर जाना। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
आप एग्जाम दे रहे हैं 3 घंटे का, आपको सब कुछ आता है तो आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। तो 3 घंटे कब गुजरेंगे, पेपर बड़ा है, आपको टेंशन है पेपर की, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसा है, जल्दी गुजर जाएगा टाइम। लेकिन आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल फारिग बैठे हैं, तो अब आपको ऐसा लगेगा भी टाइम तो गुजर ही नहीं रहा, बोर हो रहा है। जैसे क्वारंटाइन में आजकल हमारे साथ हो रहा है ये सब कुछ, है ना। तो ये बताने का तरीका है। अब आपने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स देखी हैं जिसमें आप एनर्जी बन जाते हैं, स्पेस में अपना फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, तो वो सब इसी तरीके से किया जाता है। खैर, बस हमें इतनी बात जाननी है बेटा कि ये सब चीज़ें आपस में इस तरीके से रिलेट की जाती हैं। और यहाँ पर भी जो टाइम है रिलेटिव, वो रेस्ट मास से जो है ज़्यादा आता है। बस इतनी बात जो है आपके समझने के लिए आज से काफ़ी है। इन दोनों को डिटेल में डिस्कस नहीं है कि इसकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, इसकी एज सच भी इतनी खास डिस्कशन नहीं है, बस उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा होता है, मान लो। ठीक है जी। तो ये थी बेटा आपके पास पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इसको बहुत आसानी से बोलूँ तो ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हमें पढ़ना था। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किया था, और उसमें हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स रह गए थे जो मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, आ जाए। अब कहा ही जा रहा है कि फाइंड द स्पीड एट विच द रिलेटिव मास, स्पीड निकालो जिसपे जो रिलेटिव मास है वो ट्वाइस हो जाए रेस्ट का। रिलेटिव m कहलाता था, रेस्ट m का। सिंपल सा तरीका बेटा, आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, फॉर्मूला हमने पढ़ा था m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब m की जगह पे 2m नॉट पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन की खास बात ये, आंसर को इन टर्म्स ऑफ सी निकाला जाता है, क्योंकि सी एक कांस्टेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाता है, उसको सॉल्व नहीं करते। कर भी ले तो मसला नहीं है, लेकिन आपके पास तो एमसीक्यूज है तो ऑप्शन जैसा होगा आपको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में मैंने अब तक ये देखा कि जितने भी टेस्ट में इस तरह सवाल आता है उसमें हमेशा इन टर्म्स ऑफ सी आंसर गिवन होता है, अगर कैलकुलेटर अलाउ ना हो यूनिवर्सिटी में। तो बेटा एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, इसको डिवाइड में ले आता हूँ, उसको यहाँ ले जाता हूँ, तो बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, रूट हटा लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, माइनस का इधर आगे प्लस, ये प्लस का इधर आगे माइनस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखें इतना एलसीएम हम जानते हैं, 4 1 4 माइनस 1, तो बन जाएगा 3 अपॉन 4, इसको दलने आते बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। पलट के लिखें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 सी स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट आ गया, अंडर रूट 3 ऐसे आ गया, 4 का रूट 2, सी स्क्वायर ऐसे आएगा, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 सी। तो दिस इज द वे फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अब इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, इनको सॉल्व करने की सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा समझते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एज इट इज सॉल्व करके दिखा दिया कि बेटा जब आए तो उस तरह से कर लेना, लेकिन इसको सिंपल सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक ये है, आप एक फॉर्मूला याद करें, वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद करें, अंड एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इंटू सी, ये है वो फॉर्मूला। अब आपको इसमें सिर्फ एन पुट करना है। आप देखिएगा एक सोल्यूशन में खुद ब खुद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी एन कहाँ से आएगा सुनते हैं। अगर आपको कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है तो एम नॉट का जो मल्टीपल होगा वो एन होगा, और आपको कंडीशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ गिवन है तो एल नॉट का जो डिनोमिनेटर होगा वो एन होगा। दोनों कर लेते हैं। टाइम का सवाल आता नहीं तो बता नहीं रहा, हमारा टाइम की कंडीशन भी एम नॉट वाली बनती है। चलें जी देखें, अब हमारे पास था क्या, जो रिलेटिव मास है वो ट्वाइस है रेस्ट मास का, तो n की जगह पे 2 आ गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। अब डायरेक्टली पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 अपॉन n की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई में क्या आ गया c। चेक करें क्या वही आंसर आ रहा है ना। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता m इज इक्वल्स टू 3m नॉट, तो n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 अंडर रूट 8 अपॉन 3c। अरे बात समझ में। अब लेंथ के हवाले से क्या होगा, आया जरा लेंथ को भी देख लेते हैं। अगर लेंथ की नहीं मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो लेंथ क्यों आनी चाहिए, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन थी तो बाद वाली लेंथ पहली का कम होनी चाहिए, बाद वाली लेंथ पहले से। तो फाइनल लेंथ इनिशियल का है लेट्स सपोज 1/4, तो अब आप 1/4 नहीं उठाएगा, खाली इस 4 को उठाएगा। देखिए n कहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो n की वैल्यू 4 आ गई, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15 अपॉन 4c। आ रही है बात समझ में। तो दिस इज द वे फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब आप लोग जैसे कॉपी करें।
अब ये तो कंडीशन बेस्ड सवाल थे बेटा जो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। आप कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी करते हैं इसमें। अच्छा जी, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे से बात करते हैं। इसमें सोल्यूशन है थोड़ा सा, और ये किस तरह से सॉल्व करेगा अपने आप को आए ज़रा देखते हैं। अब इसमें हमसे रिलेटिव लेंथ पूछिए, तो रिलेटिव जो लेंथ है वो बराबर होती है L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। कितनी गिवन है भाई? 2 मीटर्स, ठीक है। और इस वक्त जो बॉडी आपके पास मूव कर रही है वो मूव कर रही है 0.5 c से, इसका मतलब हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो L0 है बेटा वो है कितना? 2 मीटर्स, और इसी के साथ साथ मेरे पास जो बॉडी की स्पीड है वो बराबर है किसके? 0.5 c के, जो कि असल में होता है 1/2 ऑफ c। तो आए ज़रा इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हम देखते हैं कि भाई आपके पास क्या लेंथ जो है आती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो बन जाएगा L = 2 अंडर रूट 1 माइनस, अब देखें v की जगह मैं इसको रखूँगा तो बन जाएगा 1/2 c का होल स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरे फैक्टर को जो है सॉल्व करें तो एक सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। जब इस पर स्क्वायर आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो सॉल्व करने पर आपके पास जो कंडीशन आपको मिलेगी बेटा वो इस तरह से मिलेगी कि ये क्वेश्चन जो है उस तरीके से आपको दिखेगा कि हो जाएगा L = 2 अंडर रूट 1 माइनस 1/4। अब सिर्फ आपको एक एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद काम खत्म हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 और डिवाइड में आ जाएगा 4। 4 का रूट निकाल लेते हैं तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल, L बराबर आ गया अंडर रूट 3 के, जो कि होता है 1.7 मीटर्स। मैंने आपको कहा था ना अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 याद कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना इससे बड़ी हेल्प मिलती है हमें, ठीक है बेटा। तो बस यहाँ पर आते आते इस तरीके से इसका जो न्यूमेरिकल है वो एंड हो जाएगा जी। आप लोग कॉपी करें इसको। अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेसिकली लाइट की फोटोन नेचर को जो है प्रूफ करता है, या यूँ कह सकते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को जो है प्रूफ करता है। क्योंकि आगे बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें फोटॉन्स के बारे में बात की जाएगी, और फोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब फोटोन की मदद से बिजली को प्रोड्यूस करने वाला इफेक्ट। अब कैसे होता है आए जरा समझते हैं। समझने की नहीं, आपको इतना समझना पड़ेगा जी, आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके वापस आता है, रिलीज कर देता है एनर्जी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट हो जाएगा कि अब वो आयोनाइज होकर मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पता ही चला कि हमें इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराना है। अब क्यों कराना है ज़रा देखते हैं। तो बेटा ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को कनेक्ट कर दिया प्लस से, दूसरे को कनेक्ट कर दिया माइनस से। जो माइनस पे कनेक्ट है उसे कहते हैं P फॉर प्लेट, और जिस पे प्लस है उसे कहते हैं C फॉर कलेक्टर। काम कुछ इस तरीके से होगा जी, ऊपर से सूरज है और सन से जो लाइट निकल रही है जिसको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, वो लाइट अपने फोटॉन्स को लाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइट होके बाहर आएंगे, यहाँ का नेगेटिव उन्हें जो है और वो मूव एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब वो एब्जॉर्ब होंगे तो यहाँ से होल्स आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आपको सर्किट में क्या शो हो जाएगा? करंट शो हो जाएगा, ठीक बात है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, असल में ही होता तो इलेक्ट्रॉन ही है, नस्ल इसकी इलेक्ट्रॉन वाली है, लेकिन बस ये फोटोन के टकराने की वजह से निकलता है, तो उसको नाम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। और होता कुछ इस तरीके से कि अब यहाँ पर ही पूरा जो है काम स्टार्ट हो जाता है और ये काम शुरू हो जाता है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि the effect in which a high energy photon produces current is called photoelectric effect, ठीक है। अब इसकी और क्या क्या चीजें हैं जरा समझते हैं। क्या हर मेटल की नहीं ऐसा हो सकता है कि बस लाइट गिरा दो? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मेटल की नहीं ऐसा हो सकता है कि बस लाइट गिरा दो? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मेटल को
अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है, हर मेटल को अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है। हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो वो काम करेगा, वरना वो काम कभी भी नहीं करता। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूँ कहता हूँ कि भाई मेरे पास 7 लाइट्स है ना, 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो के अंदर, उन मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात की जा रही है। अब उनमें से सबसे कम एनर्जी जो होती है वो रेड की होती है, सबसे ज्यादा होती है वायलेट की होती है। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो रेड पे ही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ ऐसी हैं इनको ब्लू तक ले जाना पड़ता है, कुछ ऐसी हैं इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इनको वायलेट तक ले जाना पड़ता है। तो इसका मतलब हर प्लेट के पास अपने अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो बेटा वो मिनिमम एनर्जी जिस पर कोई भी प्लेट अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा दे, उस मिनिमम एनर्जी को टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स में वर्क फंक्शन, और इसका सिंबल होता है ये फाई नॉट का निशान। अच्छा जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू एच एफ। एफ को इस टॉपिक में फोटोन के लिए हम लोग न्यू से लिखते हैं, हालांकि होती फ्रीक्वेंसी है ये। अब देखें अगर मैं इसको इसके लिए लिखूं तो होगा क्या, E की जगह पे बस मुझे ये लिखना है फाई नॉट, है तो एनर्जी, बस फाई लिख दिया। H की जगह पे प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब देखें प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है। अगर एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बन जाता है आपका बेसिक फॉर्मूला। तो इसका मतलब जब तक आपकी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज्यादा या बराबर ना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता। और जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या बराबर ना हो थ्रेशोल्ड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है जी। तो ये तो बेसिकली कहानी हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जी का। आप लोग हमने जितनी एनर्जी दी, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में काउंट की जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जूल से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है सब। लेट सपोज किसी प्लेट को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आपने दे दिए 9, कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा, प्लेट गर्म होती रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। 10 चाहिए थे, आपने दे दिए 20, तो उसमें से जो 10 हैं वो एक्स्ट्रा है। अब वो करेंगे क्या, आपने जितनी एनर्जी दी उसमें से 10वां हिस्सा तो फोटो इलेक्ट्रिक अपना वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो अपनी बॉन्डिंग को छोड़ के बाहर आए, और जो बाकी के 10 बचे वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो कैसे होगा, ये नॉर्मल एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू एच न्यू। ये थ्रेशोल्ड है, वो वर्क फंक्शन है तो हो जाएगा एच न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, हमने यहाँ पढ़ा था वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के या एनर्जी अपॉन चार्ज के। एनर्जी निकालो तो ये बराबर हो जाता है चार्ज इनटू वोल्टेज, और वोल्टेज की वजह से चीजें जो है मूव करती हैं। तो असल में ये एनर्जी भी किसके बराबर हो जाती है, सब एटॉमिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E, Q की जगह E लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज। क्लियर है। तो दिस इज दी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, आए जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वो लेट्स सपोज 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दिया है, तो ऊपर वोल्टेज ज्यादा नीचे कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से काम करूं कि मैं इस बैटरी को यूं करके लगा दूं, और अब मैं जो वोल्टेज दे रहा हूं वो इसके वोल्टेज के बराबर है, लेकिन वो उल्टा है तो -10। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि प्लस था, लेकिन अब जब यहाँ पे माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि रिपेल होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे सब यहीं पे एब्जॉर्ब होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा। तो बेटा ये ऐसा पोटेंशियल जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना चलने दे, इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, जितना ज्यादा
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को रोकना, क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा पावर से वो आ रहा होगा। तो जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ता है उतना ज्यादा वर्क फंक्शन भी जो है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है बेटा, द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल है। तो इस तरीके से सारा जो है काम किया जाता है। अब आप लोग जो है बेटा इसे कॉपी करो, ठीक है। अब ये तो बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब आए जरा देखते हैं इससे हमने रिजल्ट्स क्या निकाले। रिजल्ट्स तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेटा हम कुछ रिजल्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं? अगर मैं आने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। तो उसका मतलब पहले की 20 था ना, तो उसने 10 ले लिया, अभी 30 हो गया। 10 तो अभी भी इसने लिया, लेकिन अब इसके पास कितना चला गया? 20 चला गया। तो उसका मतलब अब आने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज से इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। ये रिलेशन, ठीक है। पहला रिजल्ट था ये। दूसरा रिजल्ट क्या है? अगर हम लाइट की क्या बढ़ाएं? इंटेंसिटी बढ़ाएं, तो इंटेंसिटी बढ़ने से इस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब करंट पे, और करंट बढ़ जाता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं, सुने। 2 प्लेट्स आ गई, समझाने की नहीं। अब इन 2 प्लेट्स पर कहानी कुछ इस तरह से हो रही है जी। लेट्स सपोज इंटेंसिटी का मतलब आपने कितनी ज्यादा रोशनी गिराई हुई है। आपने एक बल्ब जलाया हुआ है, 10 बल्ब जलाया हुआ है। लेट्स सपोज हमने एक बल्ब जलाया हुआ है, तो एक बल्ब से लेट्स सपोज एक फोटोन आ रहा है, तो वो गिरता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो इसकी है। अब आपने उसकी जगह 2 बल्ब जला दिए, तो अब 2 फोटॉन्स आके टकराए। एक फोटॉन से 2 निकलते तो आप कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। काइनेटिक एनर्जी अब भी इनकी सेम ही होगी, लेकिन देखिए नंबर बढ़ गया। तो इसका मतलब होता है क्या बढ़ गया? करंट बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो ये 2 रिजल्ट्स हैं बेटा जो आपको याद करना होंगे, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली ओवरव्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इससे कुछ ग्राफ्स हैं, आया जरा मैं आपको वो भी समझा देता हूं ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए। सबसे पहला जो ग्राफ है बेटा वो ये आ गई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। शुरू में जब तक थ्रेशोल्ड अचीव नहीं होगा कोई करंट नहीं मिलेगा आपको, सीधा चल रहा है ग्राफ। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड आएगा करंट रिसीव होगा, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं पोटेंशियल का, ये वोल्टेज है और ये नेगेटिव वोल्टेज है। थ्रेशोल्ड यहां पे होगा ना वो अपना, अल्लाह आपको वगैरह क्या कहना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए मैंने इंटेंसिटी सेम रखी है, मतलब लाइट सेम रखी है, लेकिन अब जो है मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। तो फॉर एग्जाम्पल जब फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से है कि थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है, थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है। यानी कि मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ को एक फ्रीक्वेंसी की नहीं बढ़ाता हूं जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज्यादा करके भी चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 थी, मैंने 20 से ज्यादा कितनी दी? 30, तो करंट मिलेगा। अब मैंने 30 को कर दिया 40, तो करंट मिलेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा जरा देखते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी तो लेट्स सपोज ये जो था स्टॉपिंग पोटेंशियल था, और करंट यहां से और यहां चला जाता। करंट तो ज्यादा ही है, थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है। यानी कि मैं सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्राफ को एक फ्रीक्वेंसी की नहीं बढ़ाता हूं जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज्यादा करके भी चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 थी, मैंने 20 से ज्यादा कितनी दी? 30, तो करंट मिलेगा। अब मैंने 30 को कर दिया 40, तो करंट मिलेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा जरा देखते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी तो लेट्स सपोज ये जो था स्टॉपिंग पोटेंशियल था, और करंट यहां से यूं आता और यहां चला जाता, करंट कांस्टेंट हो गया ना, बिल्कुल सैचुरेशन करंट आ जाता है। इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट का मतलब जो मैक्सिमम करंट जो है किसी एक्सपेरिमेंट में फ्लो कर सकता है, मतलब इससे ज्यादा करंट जो है फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है।
अब जो है मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाई, तो देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मुझे और वैल्यू चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं जो करंट की वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम आई, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल सेम थी। समझ में आ रही सारी बातें? लेकिन अगर मैं इसके बरक्स इस ग्राफ में ये चेंजिंग करूं, करंट तो ऐसे रखूं, लेकिन अब जो है मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। इस वक्त इस वाले ग्राफ में मैंने जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया था, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन इस वाले ग्राफ में अब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा, तो देखें इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या हुआ, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से वर्क फंक्शन तो जो था वो था, और जो उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था वही है। लेकिन जब इंटेंसिटी कम थी तो करंट यहां पे आया, जब इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट यहां पे आया। तो आप देख सकते हैं करंट क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो ये रिलेशन था इन सबका। तो बेटा ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए, इसके वाले से डिस्कशन होती है। और यहाँ पर आते हुए ये पूरा जो थ्योरेटिकल टॉपिक था ये हो जाता है कंक्लूड। ठीक है जी। तो अब आप लोग जैसे कॉपी करें न्यूमेरिकल के हवाले से, बेटा ऐसा इसमें से कुछ नहीं आता, बस ये थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको पढ़ाई, और आप लोग जैसे कॉपी करें फिर इसको देखते हैं आगे चल के। एक न्यूमेरिकल बेटा मुझे किसी पेपर में मिला था, तो पास से का इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है। टोटल एनर्जी गिवन है फोटोन की ई, वर्क फंक्शन गिवन है 110, पूछा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यह आ गया 200, यह आ गया 110, एंड दिस इज दिस। इसको इसमें से माइनस कर तो कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। अब V निकालने के लिए आपको इस 90 को डिवाइड करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाऊं बेटा आपको, यहाँ पे 90 ऐसे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। ठीक है। अच्छा अब मैं जो हूँ इस पॉइंट को एक प्लेस आगे ले आता हूँ, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो बन जाएगा 9/16। ठीक है। और ये ऊपर जाके बन जाएगा भाई प्लस का 18। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो डाल लेते हैं। 16 4 जा करके देखते हैं। देखें मैं बिल्कुल आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6। हो सकता है कोई और बड़ा नंबर आ जाए। 5 जा करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 7 8 80। ठीक है। अब 80 से ज़्यादा बड़ा नंबर जो है हमारे पास नहीं आ सकेगा, तो आपके पास जो है हम 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, तो बच जाएगा 10। पॉइंट तो लगा हुआ, एक जीरो और उतार लेते हैं। अब 90 से भी बड़ा नंबर हो गया तो हम आगे जा सकते हैं। हम कर लेते हैं 16 को 6 से। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9 96। बस खत्म हो जाएगा, बस 0.56 आंसर आ गया। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ गया भाई 0.56 एक्सपोनेंशियल 18। अब इस 18 का मतलब ये पॉइंट 18 प्लेसेस आ गए, तो जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा आपको, और बस यूनिट बन जाएगा बेटा क्या इसका, वोल्ट्स। ठीक है जी। एक तो ये कहानी होती है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताता हुआ चलूंगा, उसके बाद ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। बाकी कभी पूछ लिया जाए तो मसला ना हो आपको। ये जो वर्क फंक्शन था ना बेटा, ये इस तरह था ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू के, ये मिनिमम था तो ये भी मिनिमम है। अच्छा जी, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा सबने देखा है। फोटोन की जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। अगर ये न्यू फंक्शन था ना बेटा, ये इस तरह था ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू के, ये मिनिमम था तो ये जो वर्क फंक्शन था ना बेटा, ये इस तरह था ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू के, ये मिनिमम था तो ये भी मिनिमम है। अच्छा जी, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा सबने देखा है। फोटोन की जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। अगर ये न्यू नॉट है तो अगर मैं इसको लिखूँ तो बन जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, और इसको कहते हैं लैम्डा सी। पुट कर देते हैं तो जो कलेक्टिव फॉर्मूला बनता है ना पुट करने से, वो इस तरह से बन जाता है। अभी जो लैम्डा सी है इसके बहुत सारे नाम है, इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम। ठीक है। इसको हम लोग जो है कट इन वेवलेंथ भी कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, और सॉरी जो इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, कट इन नहीं कहते, सॉरी।
बस तरीके से बेटा ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे कंक्लूड होता है, ठीक है जी। तो आप लोग इसे कॉपी करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।
वीडियोस में स्पेशल थ्योरी डिस्कस कर लिया है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक कर लिया था, फिर कॉम्पिटेंस कर लिया था, तो उसके बाद डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और डी ब्रोगलीस वेवलेंथ सब जो है हम डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये दो टॉपिक्स है जो साथ पढ़ाए जाते हैं। नाम है इसका पेयर प्रोडक्शन और दूसरे का नाम क्या है जी, पेयर एनिलेशन। ठीक है, अब इनमें होता क्या है आए जरा समझते हैं। अच्छा भाई, पेयर प्रोडक्शन के अंदर कहानी कुछ इस तरह से होती है कि इसको कराने के लिए हमें चाहिए होता है एक हैवी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस तो है लेकिन हम इसको कहते हैं बेटा क्या, हमारे पास एक अदद हैवी न्यूक्लियस। अब इस हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इस हैवी न्यूक्लियस का मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और ये बहुत ज़ोर से अपनी तरफ जो है चीज़ों को खींच सकता है। अब कराने के लिए हम करते क्या है, पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास एक फोटोन है, ये आपके पास जो एक मूविंग फोटोन आ गया। अच्छा भाई, अब इस फोटोन के हवाले से आपको एक बात याद रखनी है, ये फोटोन नॉर्मली एक हाई एनर्जी का फोटोन कंसिडर किया जाता है और हाई एनर्जी के फोटोन के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी रे बेटा, एक्सरे। तो अब जब यहाँ से एक्सरे का फोटोन जो आई की तरफ प्रोसीड करता है तो हम जानते हैं कि फोटोन जो एक वेव की है तो पार्टिकल लेकिन ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ अ वेव, तो इसके अंदर मौजूद होती है थोड़ी सी एनर्जी। अब जैसे ही ये फोटोन इस न्यूक्लियस के पास आता है तो मसला क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, किसी चीज़ को अगर न्यूट्रल बनाना तो उसकी सिंपल सी एक लॉजिक होती है कि अगर उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस जमा कर दो तो ये न्यूट्रलाइज होकर आंसर देता है 0। यही काम फोटोन के साथ होता है। जैसे ही फोटोन इस न्यूक्लियस की विसिनिटी है, इसके फील्ड के अंदर आता है, तो हम एक बात जानते हैं, न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस को पता लग जाता है कि फोटोन के अंदर एक ऐसी चीज़ है इसका चार्ज नेगेटिव है और साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी है इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो फोटोन नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ खींचता है जिसको कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव को उससे दूर फेंक देता है। अब देखें, पॉजिटिव आप खुद बता सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई जब भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना हो तो वो मास में भी कन्वर्ट होती है और एंटी मास या एंटी मैटर में भी कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी मैटर है वो कहलाता है क्या बेटा, पॉजिट्रॉन। ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक एनर्जी वाला पार्टिकल एक मास वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, और इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम कहते हैं मटीरियलाइजेशन, क्योंकि इसमें एनर्जी से मटीरियल जो है वो फॉर्म हो रहा होता है और इसको फॉर्म करने को सपोर्ट करता है ये वाला फॉर्मूला जो कि बराबर होता है E = mc² के। क्योंकि हम जानते हैं फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो जब फोटोन को बेसिकली रोका जाता है या उसको विसिनिटी में लाया जाता है तो वो मास में जो है ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ही सारा काम जो हो गया। अब जो है इसको फॉर एग्जाम्पल फर्दर आगे लेके चलते हैं। एक बात तो बेटा यहाँ पर ही चीज़ जो है कन्फर्म हो जाती है। अब किस तरीके से सारे काम होते हैं आए जरा देखते हैं जी इसको। हाँ जी, एक तो ये काम हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने जब इसको एक्सपेरिमेंट करा तो क्या हर फोटोन जो है पेयर प्रोडक्शन कर सकता है? नहीं, सिर्फ ऐसा फोटोन जो है बेटा पेयर प्रोडक्शन सपोर्ट करता है जिसकी अपनी जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और इतनी एनर्जी हमें एक्सरे के फोटोन से मिलती है तो हम उसको जो है फायर करवा देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पे तो काम हो सकता है लेकिन इससे कम पे काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब ज़रा आगे समझते हैं। तो किसी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी पार्टिकल इनटू टू एंटी मैटर्स into antimatters is known as pair production या materialization। ठीक है, अब आप एक और बात समझें। यहाँ तो चलो materialization हो गई, सारा काम हो गया। अब जब बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस विसिनिटी से निकल के आगे जाएंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो है, तो अब जब ये आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो होगा क्या, जब ये आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मसला कुछ इस तरह से हुआ क्या, एक पार्टिकल था फोटोन, दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये दो पार्टिकल्स मिलते हैं तो दिमाग कहता है कि भाई फोटोन बनेगा, लेकिन कितने फोटोन बनेंगे, दिमाग कहता है एक फोटोन बनेंगे, लेकिन असल में होता क्या है, एक फोटोन नहीं बनते बल्कि यहां से निकलते हैं कितने फोटॉन्स, दो फोटॉन्स। ठीक है जी, और इन सबकी एनर्जी जो होती है वो E' होती है। E' क्या होता है, ये जो एनर्जी थी इस एक फोटोन के पास इसकी आधी एनर्जी होती है, तो ऐड करने पर हमें वही टोटल एनर्जी मिल जाती है। अब यहां पर एक मास दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया
तो बेटा ये जो प्रोसेस है जिसमें दो एंटी मैटर्स कंबाइन होकर एनर्जी फॉर्म करें, इसको कहते हैं पेयर एनिलेशन। और यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है तो उसका दूसरा नाम होता है डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन, ठीक है जी। एक तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, एनर्जी बैलेंस सब कुछ है। जहां तक उस सवाल की बात रही कि भाई यहाँ पर दो फोटॉन्स क्यों निकलते हैं, तो इसका साइंटिस्ट ने तरीका ही निकाला, जब इसका एनर्जी बैलेंस लिखो तो एनर्जी बैलेंस हो जाता है, मास बैलेंस हो जाता है, लेकिन मोमेंटम बैलेंस नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि इनकी जो स्पीड्स होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड्स काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है, जब इसका मोमेंटम नेगेटिव होता है, इसका मोमेंटम पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनके जो मासेज हैं उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उस पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ही जो मोमेंटम है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को जो है बैलेंस कर रहे होते हैं, इसी वजह से इसका मोमेंटम का जो बैलेंस होता है वो हमें एक जस्टिफिकेशन देता है कि भाई यहाँ पर इस वजह से दो फोटॉन्स जो है वो इमिट आउट हुए हैं। आप जितने भी कराएंगे हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तो एक तो ये वाला काम होता है। अच्छा बेटा, ये आपके पास पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू था पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन का, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए, तो आए जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, हमारे पास ना एनर्जी को लिखने के दो फॉर्मूलाज हैं। आप इसको पहले समझ लें, वरना बिला वजह कंफ्यूजन क्रिएट करता है आगे चल के। वो दो फॉर्मूलाज कौन से बेटा, एक तो बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है जो कि है E = mc², और दूसरा है E = hf या h न्यू, बता चुका हूं मैं आपको ये। अच्छा, ये जो मास है ना, वैसे तो मास कहलाता है, लेकिन इस चैप्टर में इसकी वैल्यू कुछ और थी और इसकी वैल्यू कुछ और थी। ये था रेस्ट मास और ये था मूविंग मास। तो अगर मैंने इस एनर्जी के साथ यहाँ पे m0 लगा दिया तो ये बन जाएगी रेस्ट मास की एनर्जी, यानी कि ऐसा मास जो रुका हुआ हो, जो मूव कर सकता हो। और अगर मैंने यहाँ पे m लगा दी तो ये बन जाएगी रिलेटिव एनर्जी, यानी कि ऐसे मास की एनर्जी जो ऑलरेडी मूव कर रहा हो। समझ में आ रही सारी बात है। अब आए जरा इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर शुरू में आपके पास जो है चीज उसका नाम है एनर्जी, तो फॉर्मूला आएगा h न्यू, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये एनर्जी कन्वर्ट हुई दो मासेस में, रुके हुए दोनों, तो दोनों के साथ आ जाएगा m0c² मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और यही पूरा नंबर बराबर होता है किसके, 1.02 के। फिर अगर ये दोनों मूव करते हैं तो इनके अंदर क्या आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अलग पॉजिट्रॉन की अलग, और आप चाहें तो उसको सेम भी ले सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में कुछ ना गिवन हो। तो ये तो इक्वेशन हो गई किसकी, पेयर प्रोडक्शन की। अब पेयर एनाइलेशन में लिखने की नहीं है, आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर भी दो पार्टिकल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अगर कुछ ना गिवन हो तो इन दोनों को इक्वल भी लिया जा सकता है, लेकिन जब ये दोनों आगे चलते हैं तो ये लोग एनर्जीज में कन्वर्ट होते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है h न्यू डैश कह लेते हैं इसको, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी थी उसकी हाफ मुझे यहाँ पे मिलती है, तो एनर्जी बैलेंस करने के इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कराना पड़ता है, ठीक है जी। तो बेटा ये इक्वेशन होती है पेयर एनाइलेशन की, एंड दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू पेयर प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके से सारा जो है काम किया जाता है, और इसका एनर्जी जो है एक मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेटा आप लोग इसे कॉपी करें, और फिर जो है हम डिस्कस करेंगे इससे कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, अब आए जरा इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। एक पेयर प्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें एक फोटोन जिसकी एनर्जी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पेयर प्रोडक्शन कर सकता है, इससे तो ज्यादा है ना। तो वो कन्वर्ट हो गया एक मैटर और एंटी मैटर में, इसका मतलब ये पेयर प्रोडक्शन का सवाल है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जीज बताई गई हैं कि इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जीज हैं क्या, वो निकालनी है। तो ऐसा लिखते हैं इसको, तो बन जाएगा बेटा अल्लाह को करिए E = 2m0c² प्लस, काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 × काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 4। अब ऐसा मत करिएगा कि m0c² की जगह 1.02 रख दिया, नहीं, ये m0c खाली अगर m0c² लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये 0.51 है, और यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो फिर जाकर ये जो है 1.02 होता है। समझ में आ रही सारी बात है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखते हैं 1.02 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये 0.2 इतना छोटा नंबर है, इसको निगलेक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस इधर जाके माइनस, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3, इसको डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आ जाएगी 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 यूनिट बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यही 1.5 इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी और यही 1.5 फोटोन की भी, अपना पॉजिट्रॉन की भी एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आसान सा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाता है। अब आप इसे कॉपी कर लो। अच्छा जी, अब इसमें से इस तरह की थ्योरी के सवाल भी आते हैं। देखें, क्या ये नहीं कि अगर टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो तो कौन सा एक्सपेरिमेंट जो अगर करेगा। अब देखें, टोटल एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए इससे, E0 है ना वो, तो इस वाले काम के नहीं सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट काम करता है, इसका नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कॉम्पटेंस में तो ऐसी कंडीशन थी नहीं। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक में जरूर थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक में इस कंडीशन को मैं यूँ लिखूंगा, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन सॉरी टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो अगर ये होता तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, लेकिन इन्होंने टोटल एनर्जी जो कि mc स्क्वायर की टर्म्स में गिवन है और यहाँ पे पार्टिकल का जिक्र है, तो ये बन जाएगा क्या बेटा, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है वो काम करता है और इसकी जो डिस्कशन है वो यहाँ पर और की जाती है। ठीक है बेटा, तो आप लोग जैसे कॉपी करें और यहाँ तक आते आते इस पूरे पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। कोई इतने खास न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसमें से, बस जो जो इंपॉर्टेंस मैंने बता दी थी आप लोगों को, सिंपल सिंपल चीज़ें बस वो आपको याद करनी है। और छोटा सा टॉपिक है, ये अपनी सिग्निफिकेंस इतनी ही रखता है। ठीक है जी, तो आप लोग इसे कॉपी करो। चलें जी, अब बात शुरू करते हैं बेटा इस टॉपिक के हवाले से, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो, क्या ब्लैक बॉडी असल जिंदगी में एग्जिस्ट करती है? नहीं। ब्लैक बॉडी क्या काली होती है? हो भी सकता है, देखेंगे आगे चल के। क्या होती है ब्लैक बॉडी, समझते हैं। ब्लैक बॉडी जो है बेटा असल में मानी जाती है एक किस्म की आइडियल बॉडी, और इस आइडियल बॉडी की खास बात यह है कि ये अपने ऊपर गिरने वाली हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि इसके जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर है, एब्जॉर्प्शन पावर, अगर वो फ्रैक्शन में लिखी जाए तो वो 1 होती है, और वो परसेंटेज में लिखी जाए तो वो होती है 100%। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो मेरी ब्लैक बॉडी है वो है एक अदद परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो बेटा अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है तो रेडिएशन कट ऑफ करने पर ये गर्म हो जाएगा, तो ये रेडिएशन को इमिट आउट भी कर सकेगा, तो ये हो जाएगा परफेक्ट बेस्ट एब्जॉर्बर या बेस्ट रिफ्लेक्टर या रेडिएटर, जो रेडिएट कर सके रेडिएशंस को। ठीक है, जैसे काला कलर है, काला कलर सूरज की सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी नहीं कर पाता, कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है, लेकिन अगर हम समझें कि वो 99% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब अंदर की जो गाड़ी के अंदर आप, गाड़ी है उसके अंदर आप बैठे हैं, तो वो अपनी गर्मी को एब्जॉर्ब करके रेडिएट भी तो करता है, गाड़ी के अंदर वाले लोगों को फील होता है, और गाड़ी के बाहर भी आता है तो कितनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है, ऐसा होता है ना। बाकी कलर्स में इस कंपैरिजन में इतना जल्दी काम नहीं होता। तो जो चीज़ अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकती है वो अच्छी तरीके से रेडिएट भी कर सकती है। क्या एब्जॉर्ब कर सकती है, ज़रा देखते हैं। अगर मैं इस पर 3 अलग अलग रेडिएशंस गिराऊं, एक गिरा दूं विजिबल रीजन की लाइट, दूसरी गिरा दूं अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट, और तीसरी गिरा दूं इंफ्रारेड रीजन की लाइट, तो ये सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करा के अपनी दीवारों के अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा। अच्छा, ये ब्लैक बॉडी हमने असल में एक सैंपल के तौर पे बनाई है। हमारी बुक में एक चीज़ का जिक्र है कि अगर आप एक बॉक्स लें, उसमें छोटा सा होल कर दें, अंदर एक कैविटी कर दें, सुराख होता है ना वो कर दें, और उस पूरे को ब्लैक से पेंट कर दें, तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो ब्लैक बॉडी से काफ़ी करीब होगा। अब ब्लैक बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी होती 100%, तो ये सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाती, लेकिन ये असल में नहीं है। कुछ रेडिएशन ना यहाँ से बाहर भी निकल जाती हैं, कुछ रेडिएशन आती हैं और थोड़ी सी यहाँ से स्किप भी हो जाती हैं, तो परसेंटेज जो 100% नहीं आ पाती, तभी ये ब्लैक बॉडी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर ये होती तो ऐसा काम होता। अच्छा, रियल लाइफ में ब्लैक बॉडीज तो खैर नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में जो बॉडीज होती हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं, जो रियल बॉडीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रे बॉडी। ये वो होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन पावर लेस देन होती है 100%। अब कितनी भी हो, जैसे ये असल में ग्रे बॉडी है, लेकिन अगर इसको 100% कर दिया जाए तो ये ब्लैक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये यहाँ तक का डिस्कशन हो गया जी ब्लैक बॉडी के हवाले से। अब इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। ब्लैक बॉडी का काम हम लोग यूज़ करते हैं
जहां पर हमें लाइट की एनर्जी को स्टोर करना हो या रेडिएशन की एनर्जी को स्टोर करना हो, वहां पे ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज किया जाता है। ठीक है। अब जो सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि भाई क्या ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की होती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास इस ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनका एक खास नाम होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं टेम्परेचर रेडिएशंस। टेम्परेचर रेडिएशंस का मतलब इनकी जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर पे होती है, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से इस बॉडी का जो कलर है वो भी चेंज आता है। कलर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके टेम्परेचर के। टेम्परेचर में चेंज आया तो कलर में भी चेंज आएगा। यानी कहने का मकसद कुछ इस तरह से है, आपने रेनबो देखा है वेब की ओर, अगर लो एनर्जी की लाइट है तो बॉडी दिखेगी रेड, थोड़ा सा और ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। बहुत ज्यादा एनर्जी है तो बॉडी हल्का सा पर्पलिश शेड दिखाएगी, और इससे भी ज्यादा एनर्जी तो बॉडी जो है फिर व्हाइट हो जाएगी। ऐसा होता है। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, कलर जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसका जो कलर है वो बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात हमेशा जो है याद रखिएगा, तभी इस बॉडी का कलर ब्लैक नहीं होता बेटा। इसका कलर जो है वो इनडिटर्मिनेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो कलर में भी चेंज आ जाएगा, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा है जो आग है, फायर का क्या उसका कलर एक जैसा होता है? नहीं। मोमबत्ती की जो फायर होती है, फ्लेम होती है, उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज सा होता है। कोल्ड फ्लेम होती है ना, वो इस रीजन में होती है। आपने अक्सर लोगों ने उंगली भी पास करके देखी होगी, नहीं जली होगी। ठीक है, ये उंगली ज़रा चूल्हे की फ्लेम से पास करके देखिएगा, कैसा कलर होता है उसका? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म फ्लेम होती है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जैसे रेडिएशंस का टेम्परेचर बदलता है ना, कलर भी जो है बदल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है ना बेसिकली तरह से, तो ये वाला जो काम हो रहा था। चलिए जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं इसको लेके। अब ब्लैक बॉडी के हवाले से बेटा कुछ लॉज हैं। असल में वो लॉज भी क्या कहना उनको, बहुत एक्सप्रेशन हैं। लॉज जो है पूरा आप लोग मास्टर्स जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तो वो पढ़ते हैं फिर आप लोग उसको, लेकिन यहाँ पर इतना खास उसकी डिटेल नहीं बताएगी। अब वो लॉज कौन कौन से हैं? एक है स्टीफेंस लॉ, दूसरा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और जो तीसरा है वो है रेले जीन्स लॉ। क्या होते हैं समझते हैं। इन तीनों लॉज ने एक चीज बताई कि भाई अगर इस बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को नापना है तो यहां से जितनी भी एनर्जी निकलती है बेटा वो बराबर होती है सिग्मा इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी कि अगर मैं इस रेडिएशन इमिट आउट हुई थी इसके टेम्परेचर को एक्सेप्ट करूं, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद इसकी पावर 4 निकालूं, उसको मल्टीप्लाई कर दूं सिग्मा से। ये सिग्मा जो होता है ये होता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने याद है के पढ़ाया था आपको, R/N है, ये वैसा ही कुछ। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है मटेरियल पर डिपेंड कर रही होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर आपको रेडिएशंस की एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इसको इस टॉपिक में एनर्जी नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं इमिसिव एनर्जी। इमिसिव एनर्जी, या कुछ लोग कहते हैं इसे इमिसिव पावर। अगर आप इसे टाइम से मेजर करना शुरू कर देंगे तो ये पावर बन जाएगी, क्योंकि पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इस लॉ से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ वाले जो डिस्कशन है वो करी किसने बेटा? वेन्स डिस्प्लेसमेंट ने। उन्होंने एक बात बताई कि भाई अगर आपको पता लग जाए वेवलेंथ के हवाले से, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन के टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ कम। टेम्परेचर कम हुआ, एनर्जी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा। क्योंकि हम सब जानते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, न्यू बराबर होता है C/λ के। तो एनर्जी का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से वाला जो काम किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट आता है जो आपको इस लेवल पर नहीं बताता, तो बस आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू। ठीक है जी। तो अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए तो वेवलेंथ हो जाएगी मिनिमम, और टेम्परेचर मिनिमम हो जाए तो वेवलेंथ हो जाएगी मैक्सिमम।
इस लॉ को आप यूं भी लिख सकते हैं, और यहां पे आ जाएगा फिर लैम्डा मैक्स। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? अगर मैं इन दोनों लॉस को मिला दूं तो ये लॉ बन जाता है। कैसे? अगर मैं इस टी की जगह इस पूरी वैल्यू को पुट कर दूं तो यहां पर एक नया लॉ आ जाएगा जो बराबर होगा कांस्टेंट अपॉन लैम्डा की पावर 4 के। ये रेले जीन्स लॉ था। अब इन तीनों की सिग्निफिकेंस क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया था। इन दोनों को सॉल्व करने की वजह, ये वाला जो लॉ है ये अच्छा आंसर देता है जब आपके पास जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली, यानी कि अल्ट्रावायलेट में रहती है। और ये आपको अच्छा आंसर देता है जब वेवलेंथ होती है किसमें बेटा, लॉन्ग वेवलेंथ वाली, यानी कि इंफ्रारेड वाली या विजिबल वाली। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, ये सब चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल हैं, एक्सपेरिमेंट किए सब चीज़ें हमें पता लगी। तो बस बेटा ये जो था डिटेल डिस्कशन था किसके हवाले से जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के हवाले से। अब आप इसको जो है लिख लें ताकि आने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ से याद कर सकें। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। न्यूमेरिकल तो ऐसा सच नहीं है बेटा इसका, बस ये थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दी। और यहाँ तक आते आते ये पूरी जो कहानी है वो क्या हो जाती है जी, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हाँ बेटा, बस अब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझने की नहीं है, एक बात बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और ये जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है एक वक्त में, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसकी रोटेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको ये हर जगह फील होता है। जैसे फ़ैन की रोटेशन बढ़ाने पर आपको फ़ैन हर जगह फील होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है बिल्कुल ये। अब काम किस तरीके से करता है ज़रा आए ज़रा समझते हैं। हाइजेनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बात कंक्लूड की कि भाई जब तक आप इस इलेक्ट्रॉन की कोई एक चीज़ मालूम ना कर सको, आपको दूसरी चीज़ मालूम नहीं हो सकती। और इस एक्सपेरिमेंट को करने की उन्होंने एक चीज़ की, उन्होंने यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को जो है कम एनर्जी दी। एक ऐसी लाइट फेंकी जिसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, लो एनर्जी वेवलेंथ। लो एनर्जी वेवलेंथ की खास बात ये होती है कि वो ज़्यादा रीजन को कवर कर सकती है, लेकिन उसके साथ एक मसला ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ तभी पकड़ सकती है जब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाए। समझ में आ रही मेरी बात है? यानी कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कम वेवलेंथ और ज़्यादा वेवलेंथ में फ़र्क क्या होता है, आप इसको समझिएगा। एक पिलर है, उसके पीछे एक बल्ब लगा हुआ और एक स्पीकर लगा हुआ। लाइट ऑन, बल्ब ऑन किया, लाइट निकली। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, लेकिन आपको क्या उस फॉर एग्जांपल उस पिलर के, अगर आप पिलर से लगा के रख रहे हैं तो क्या आपको पिलर की जो लाइट आती हुई दिख रही है क्या वो महसूस होगी उस पीछे वाले बल्ब की? नहीं होगी। आसपास तो होगी लेकिन सामने से आपको नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपने स्पीकर ऑन किया, स्पीकर की आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि स्पीकर की वेवलेंथ ज़्यादा है। वो मोटे हिस्सों से टकरा कर बेंड हो सकती है, लेकिन लाइट जो है बेंड नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट जो है डायफ्रैक्शन करती है। अब यही काम यहाँ पर होता है। जब लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट फेंकी जाती है बेटा, तो लॉन्ग वेवलेंथ करती कुछ इस तरह से, लॉन्ग वेवलेंथ को अगर की चीज़ों को डिटेक्ट करना है तो बड़ी आसानी से कर सकती है। तो लॉन्ग वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन पे जाती है, टकराती है, और इसकी जो है पोजीशन का पता लगा लेती है। अच्छा, इसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के अंदर से जो है एनर्जी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कैसे भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी तो उसकी पोजीशन तो पता लग गई, लेकिन क्या उसका मोमेंटम पता लग सका? नहीं। एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी देखो P²/2m फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो मोमेंटम अब पहले वाला मोमेंटम नहीं रहा। ठीक है, एक नया मोमेंटम आपको मिल गया और पोजीशन भी मिल गई। लेकिन जैसे ही उसको वापस अपनी पुरानी एनर्जी मिली, उसने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, मोमेंटम भी चेंज कर लिया। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने, कि भाई आप इलेक्ट्रॉन के हवाले से कोई भी एक चीज़ पूरे तरीके से मालूम नहीं कर सकते। पोजीशन मालूम करने जाएंगे तो मोमेंटम बिगड़ेगा, मोमेंटम मालूम करने जाएंगे तो पोजीशन बिगड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा। स्लो करेंगे तो पोजीशन से कम चेंज कर लेगा, मोमेंटम चेंज कर लेगा, एंड सो ऑन। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो यूँ लिख दिया जाता है कि चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है जी, और इसको इक्वेट करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है किसके? प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने
मैटर वेव की इक्वेशन पढ़ी थी। मैटर वेव की इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो इसी को उठा के यहाँ पे ले जाएं तो ये वाली इक्वेशन जब बन जाती है। और ये वेवलेंथ जो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पे पोजीशन को, क्योंकि इस वेवलेंथ की मदद से ही हम जो है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे होते हैं, यहाँ पता लगा रहे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है? तो इससे कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है जी? यहाँ पर ही सारा काम किया जाता है। तो बेटा ये जो पूरा डिस्कशन है ये किसके बताता हूँ आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 360 डिग्री लगता है, ठीक है। तो इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फिजिक्स में एक और तरीके से भी लिखा जाता है। उसको लिखने का तरीका होता है चेंज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी कितने टाइम में, ठीक है जी। और ये बराबर हो जाती है बेटा यहाँ पे एच के। और ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको एच कट लिखें। ये एच कट क्या होता है? ये एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई मतलब पूरे एक चक्कर में कितनी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। इस तरह ये भी जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिखने का एक तरीका होता है। खैर इसकी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल गिवन भी नहीं है और इसको समझाने की नहीं आपको काफ़ी हाई लेवल चीज़ें जो है पढ़नी पड़ती हैं। तो खैर ये तो बस मैंने आपको बता दिया, लेकिन असल जो प्रिंसिपल होता है बेटा वो ये होता है जिस पर पूरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है काम करता है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, MCQ भी कम आता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा आता है इसका MCQ। बस ये मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये क्या प्रिंसिपल है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर बेटा। यहाँ पर आते आते चैप्टर नंबर 17 जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 17 फेडरल हो या सिंध हो दोनों में बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। नाम बदल गया, काम बिल्कुल वैसी था इसका। और यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 17 को एंड कर